आइए बच्चों शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम लोग देख रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो हम लोग आज क्या देखेंगे? डाइजेशन। कहाँ डाइजेशन देखेंगे? डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो हम लोगों के पास डाइजेशन कहाँ होता है? तो हम लोग के अंदर डाइजेशन होता है एलिमेंट्री कैनल में। कहाँ होता है? एलिमेंट्री कैनल में। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। चूंकि एलिमेंट्री कैनल में डाइजेशन हो रहा है तो हम लोग ऑल में एलिमेंट्री कैनल को क्या बोल सकते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोल सकते हैं ना, क्योंकि इसी ट्रैक्ट में तो डाइजेशन हो रहा है ना। तो एलिमेंट्री कैनल इज आल्सो नोन एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और इसका एक और नाम है, क्या नाम है? गट। GUT, गट। तो यहां से हम लोग को क्या मालूम चला कि एलिमेंट्री कैनल इज आल्सो नोन एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और गट, एंड इन ह्यूमन डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड एलिमेंट्री कैनल। ओके, अब आइए वन बाय वन देखते हैं कि क्या कह रहा है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे। ठीक है, ठीक है ना बच्चों? अब इसको फर्दर हम लोग देखते हैं, और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। देखिए, ये बोल रहा है कि द एलिमेंट्री कैनल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। ठीक है, तो डाइजेशन ह्यूमन में कहाँ होता है? एलिमेंट्री कैनल में होता है। इसीलिए एलिमेंट्री कैनल को क्या बोला गया? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोला गया, और हम लोग इसे गट भी बोलते हैं। अब एलिमेंट्री कैनल होता क्या है? तो एलिमेंट्री कैनल इज ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि माउथ से एनस तक होता है। अब ये समझिए कि लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है? तो यूजुअली हम लोग देखते हैं तो हम लोग के पास दो स्ट्रक्चर होता है। कौन सा? एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं पाइप। ठीक है, देख लीजिए, अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिले तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे? पाइप। ये क्या हो गया? पाइप। यूजुअली पाइप ऐसा होता है। अब देखिए, अब मान लीजिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर हमको मिल गया, इस टाइप का स्ट्रक्चर मिल गया, इस टाइप का स्ट्रक्चर मिल गया। देख रहे हैं कुछ भी इस टाइप का स्ट्रक्चर मिल गया। यहाँ भी बंद है और यहाँ भी, यहाँ से फिर, और यहाँ ओपनिंग है और यहाँ ओपनिंग है। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से देखिएगा। जो ये स्ट्रक्चर है ना पाइप, और ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्यूब। ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं। तो हालांकि पाइप और ट्यूब में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, बट पाइप यूजुअली स्ट्रेट रॉड लाइक होलो स्ट्रक्चर होता है, बट ट्यूब बेंड भी हो सकता है। जैसे हम लोग के घर में अगर पानी का फ्लो आता है तो हम लोग क्या लगाते हैं? पाइप लगाते हैं, ना कि ट्यूब लगाते हैं। आया बात समझ में? और क्लियर हो जाएगा। आइए, ये और क्लियर हो जाएगा, हम लोग इसको फर्दर देखेंगे। तो आइए यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, ये सब पाइप का स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं? ये सब पाइप का स्ट्रक्चर है, पाइप। अब आइए हम लोग देख लेते हैं ट्यूब। अब देखिए, ट्यूब में देख रहे हैं बेंडिंग भी है, ये इसका डायमीटर चेंज भी हो रहा है। देख रहे हैं ट्यूब में कितना टाइप का स्ट्रक्चर आ गया। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्यूब एंड पाइप। जहां से जो ज्ञान मिले वो सीखना है। अब आइए फर्दर हम लोग आते हैं जो हम लोग सीख रहे थे। तो अब समझ में आ गया ना कि द एलिमेंट्री कैनल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। हालांकि पाइप भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्यूब ज्यादा अच्छा है। दोनों एक दूसरे का सिनोनिमस वर्ड है। फर्दर हम लोग देखते हैं। इन फिगर 6.6 we can see that the tube has different part. Various regions are specialized to perform different functions. अब ये कह रहा है कि जो ट्यूब है, जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनल बोल रहे हैं ह्यूमन में, उसके पास डिफरेंट पार्ट है जो वेरियस फंक्शन करते हैं। तो सही बात है ना? एसोफेगस है जिसका फंक्शन अलग है, स्टोमक है जिसका फंक्शन अलग है, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसका फंक्शन अलग है, और ये सब तो क्या है? इसी ट्यूब का ना पार्ट है जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनल कह रहे हैं। आ रहा है बात समझ में? अब आइए, थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक है, वो मैं आप लोगों को बता दूं, जानना भी चाहिए, बेसिक बातें हैं। देखिए ये क्या है वो मैं बता रहा हूं। जैसे जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एलिमेंट्री कैनल में क्या हो रहा है? हम लोग बात कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनल की। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनल में हो क्या रहा है? सबसे पहले तो यहाँ हो रहा है क्या? डाइजेशन। क्या हो रहा है? डाइजेशन। क्लियर है बात? और डाइजेशन के बाद क्या होगा? डाइजेस्टेड फूड का क्या होगा? वो हो जाएगा एब्जॉर्ब्ड। क्या हो जाएगा?
एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्प्शन के बाद उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद उसका होगा एसिमिलेशन। क्या होगा, एसिमिलेशन। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आइए अब इसको फर्दर देखते हैं। We can see that tube has different part. Various lesions are specialized to perform different functions. What happens to the food once it enters our body? अब बोल रहा है कि एक बार फूड जब हमारे बॉडी में आ गया, इंटर कर गया, किसके थ्रू इंटर करेगा? जाहिर सी बात है माउथ के थ्रू इंटर करेगा। तो क्या होगा? तो सबसे पहले क्या होगा उसका? डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन। ओके, वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हियर। इसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। आइए उसको अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए यहां से अब आइए, इसका कहना है कि वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैड टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अब यहां एलिमेंट्री कैनल के लिए क्या वर्ड यूज किया? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्लियर है? पहले ही आप लोग को बता चुके हैं कि एलिमेंट्री कैनल इज आल्सो नोन एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब देखिए, naturally the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture। आइए अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ये समझने वाला है। ठीक है, इसको समझिए। देखिए ये हमारा एलिमेंट्री कैनल का पिक्चर हो गया। क्लियर है? अब यहां सबसे पहले क्या होगा? जो फूड पार्टिकल हैं, जो भी फूड पार्टिकल हैं, इनको माउथ में डाला जाएगा, इनको मुंह में डाला जाएगा। इसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ईटिंग द फूड, खाना खाना। या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? इनगल्फिंग द फूड। क्या बोल सकते हैं? इनगल्फिंग या इनगल्फ। क्लियर है? अब आइए, इसको एक और टर्म दिया जाता है, क्या बोलते हैं हम लोग? इंजेशन। क्या? इंजेशन, इंजेशन। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? इंजेस्ट द फूड। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? फूड इज इंजेस्टेड विद इन माउथ, और इसको हम लोग माउथ को क्या बोल रहे हैं? माउथ जो कैविटी बना रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बक्कल कैविटी। अब आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, कैविटी, कैविटी का मतलब क्या होता है? गड्ढा। कहीं भी कैविटी होगा ना, उसका मतलब गड्ढा ही होगा। जैसे हम मुंह खोल दिए तो ये माउथ के अंदर कैविटी है ना, तो इसको बक्कल कैविटी बोलेंगे। तो मुंह के अंदर तो गड्ढा ही है ना, जिसमें हम लोग खाना डाल रहे हैं। क्लियर है? आइए फर्दर अब इसको देखते हैं क्या कहता है। नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। आइए इसको समझते हैं, ये क्या कह रहा है। एक्चुअली यही आपका हो गया, ये जो बोल रहा है ना, यही आपका हो गया क्या? बताइए, यही आपका हो गया डाइजेशन का डेफिनेशन। ये जो बोला ना लाइन, यही हो गया डाइजेशन का डेफिनेशन। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि डाइजेशन का डेफिनेशन क्या है। क्लियर है बच्चों? देखिए, जब हम लोग फूड लेते हैं, ठीक है, तो लेने के बाद फूड मुंह में जाने के बाद सबसे पहले क्या होता है? हम लोग उसको दांत के द्वारा तोड़ते हैं। क्लियर है? और जीभ के द्वारा जो भी क्रश किया हुआ फूड पार्टिकल है उसको मिलाया जाता है, किसके साथ? सलाइवा के साथ। क्लियर है? आइए अब इसको समझ लेते हैं, तो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो फूड पार्टिकल जो हम लिए, सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो लार्ज फूड पार्टिकल है वो टूट रहा है, चेंज हो रहा है, किसमें? स्मॉल में। दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। कन्वर्सन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल इनटू ए स्मॉलर वन इज नोन एज डाइजेशन। बस यही है, सिंपल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? डाइजेशन इज ए मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है? जो फूड, लार्ज फूड पार्टिकल है वो कन्वर्ट हो रहा है स्मॉलर फूड पार्टिकल में। आया बात समझ में? दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। क्लियर है? अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों को बताने देना चाहूंगा, ये आगे आप लोग के बहुत काम आएगा। ठीक है, तो वो आप लोग देख लीजिए। आइए देखिए क्या बताना है। हम लोग खाना खाएंगे, फूड लेंगे, वही फूड डाइजेस्ट होगा। अब हम लोग फूड में क्या क्या खा सकते हैं? हम लोग फूड में खीरा खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, मतलब जो भी चीज खाने लायक है वो खा सकते हैं। बट बायोलॉजिकली ये सबसे कोई मतलब नहीं है।
फूड के रूप में हम लोग सिर्फ और सिर्फ छह टाइप का न्यूट्रिएंट ही ले सकते हैं। वही 6 चीज है जो हम लोग फूड के रूप में ले सकते हैं, 7वां कुछ नहीं ले सकते हैं। वो आप लोग को जानना चाहिए, ठीक है। वो क्या है आइए देखते हैं 1 बाय 1। वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है बाबू? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और क्या है? प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। और क्या है? फैट, ठीक है। और क्या है? विटामिन। और क्या है? मिनरल्स, ठीक है। अब जब भी हम बात करेंगे ना फूड का, तो ह्यूमन फूड के रूप में चाहे वो कुछ भी ले, अगर मान लीजिए वो क्या खा रहा है, रोटी खा रहा है, चपाती खा रहा है, तो चपाती के फॉर्म में वो क्या ले रहा है? कार्बोहाइड्रेट ले रहा है और थोड़ा उसमें प्रोटीन, यही तो ले रहा है। घी खा रहा है तो घी के फॉर्म में वो क्या खा रहा है? फैट खा रहा है, ठीक है। कोई सब्जी खा रहा है तो सब्जी के थ्रू उसको क्या मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ा मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है, मिनरल्स भी मिल रहा है। आया बात समझ में? तो अगर हम कुछ भी फूड के रूप में लेंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ यही 5 चीज। और चूंकि इसके डाइजेशन के लिए जो मीडियम चाहिए, वो मीडियम कौन देता है? वाटर एक्ट मीडियम, इसलिए हम लोग को वाटर भी चाहिए। बस यही 6 चीज। और इसके अलावा गलती से अगर आपने कुछ ऐसा डाल लिया, तो या तो बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, या फिर वो एक्सक्रीटा के फॉर्म में आउट हो जाएगा शरीर से, थ्रू एनस, वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में आउट हो जाएगा। अदरवाइज दे कैन कॉज टॉक्सिसिटी इन आवर बॉडी। ओके, आइए अब आगे देखते हैं क्या बोलता है। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए फिर यहां बोलता है, यहां तक तो क्लियर हो गया बच्चों। डाइजेशन इज अचीव्ड बाय क्रॉसिंग द फूड विद आवर टीथ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, since the lining of the canal is soft, the food is also better to make it passage smooth। अब देखिए क्या कर रहा है कि जो एलिमेंट्री कैनल का लाइनिंग होता है वो क्या है? सॉफ्ट है। द फूड इज ऑल्सो बेटर टू मेक इट पैसेज स्मूथ। अब क्या है, जो ये लाइनिंग है, इसको थोड़ा ध्यान देना है। जो ये लाइनिंग है जिससे फूड को जाना है, ठीक है, अगर ये स्मूथ हो जाए, थोड़ा वेट हो जाए, थोड़ा गीला हो जाए फूड पार्टिकल, तो इसका जो मोशन होगा वो आसान हो जाए कि नहीं, यही बात कह रहा है। यही रीजन है कि हम लोग जैसे ही कोई खाना देखते हैं, हम लोग के मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। बट वास्तव में वो पानी नहीं है। वो क्या है? आइए देखते हैं वो क्या है। वास्तव में क्या है बच्चों? वो पानी नहीं है। वो क्या है? आइए देखते हैं वो क्या है। हिंदी में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? लार। क्या बोलते हैं? लार। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सेलाइवा। क्या बोलते हैं? सलाइवा, ठीक है, सलाइवा। अब सलाइवा वास्तव में है क्या? तो सलाइवा वास्तव में एक एंजाइम कंसिस्ट करता है। उस एंजाइम को क्या बोलते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। उस एंजाइम को बोलते हैं सैलिवरी अमाइलेज। क्या बोलते हैं बच्चों? सैलिवरी अमाइलेज। क्या बोलते हैं? सैलिवरी अमाइलेज। क्लियर है? उस एंजाइम को क्या बोलते हैं? सैलिवरी अमाइलेज। इस सैलिवरी अमाइलेज का एक और नाम है क्या? टाइलिन। टाइलिन, पी साइलेंट रहता है, PTYALIN, टाइलिन। अब इस सैलिवरी अमाइलेज और टाइलिन का क्या है, क्या यूज है? अब बहुत अच्छा एक प्रश्न उठता है कि जो भी हम लोग फूड खाते हैं, इसका डाइजेशन कहाँ शुरू होता है? माउथ में शुरू होता है, या फिर इंटेस्टाइन में शुरू होता है, या फिर स्टोमक में शुरू होता है? फर्स्ट डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, जैसा कि अभी हम बता चुके हैं, आप लोग को क्लियर हो गया है कि जो भी हम खाना लेते हैं वो कोई एक पार्ट नहीं है, उसमें 5 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। तो इन सबका अलग अलग डाइजेशन होता है बॉडी में, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अलग अलग एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो जो फूड में जो डाइजेशन स्टार्ट होता है ना, जो फूड का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, वो सबसे पहले कहाँ होता है? माउथ में। और माउथ में सिर्फ और सिर्फ किसका डाइजेशन होता है बच्चों? माउथ में सिर्फ और सिर्फ किसका डाइजेशन होता है? माउथ में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। किसका डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट का।
माउथ में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, और किसके थ्रू होता है? सेलेब्री एमाइलेज के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? सेलेब्री एमाइलेज के थ्रू होता है। और ये सेलेब्री एमाइलेज कहाँ पाया जाता है? सलाइवा में। और ये सलाइवा कहाँ से आया? जो सेलेब्री ग्लैंड होता है बक्कल कैविटी में लोकेटेड, वहां से ये सलाइवा आता है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जैसे स्टार्च, क्या? स्टार्च, इसमें जब सेलेब्री एमाइलेज काम करता है इस पे, तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है। किस चीज में कन्वर्ट कर देता है? सुक्रोज में। किस चीज में? सुक्रोज में। और सुक्रोज क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। इसी को तो हम लोग आम भाषा में शुगर बोलते हैं। जो शुगर हम लोग यूज करते हैं यही तो है, सुक्रोज ही तो है। तो क्या? तो डाइजेशन शुरू कहां से हुआ? डाइजेशन शुरू हुआ हम लोग के माउथ में। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे कैसे शुरू हुआ? टीथ के थ्रू फूड को सबसे पहले लार्जर पार्टिकल ऑफ फूड को स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ा गया। दिस इज मैकेलिंगर फॉर्म ऑफ डाइजेशन। उसके बाद क्या हुआ? सेलाइवरी अमाइलेज जो सलाइवा में होता है वो कन्वर्ट करता है स्टार्च को किस चीज में? सुक्रोज में। यानी किसका डाइजेशन शुरू हुआ? सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हुआ। क्लियर है? आइए अब हम लोग फर्दर देखते हैं इसको क्या बोलता है। बोलता है when we eat something be like our mouth waters. I have already explained that this is actually not only water but a fluid called saliva secreted by the salivary gland. Clear है? Another aspect of the food we ingest. देखिए ये ingest टर्म यूज किया। ये मैंने शुरू में आप लोग को बताया था ना कि हम लोग क्या बोल सकते हैं? ईट द फूड बोल सकते हैं, इनगल्फ द फूड बोल सकते हैं, और फूड इंजेशन या इंजेस्ट द फूड बोलते हैं। उसी को यहाँ पे यूज किया, वही टर्म। बी इंजेस्ट इज इट कॉम्प्लेक्स नेचर। If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into a smaller molecules, and that conversion of larger molecule to be broken down into a smaller molecule is known as digestion. Okay, this is done with the help of biological catalyst called enzymes. और हम लोग एक biological catalyst already देख लिए, कौन सा? saliva और salivary amylase. Okay, the saliva contains an enzyme called salivary amylase that break down starch, which is a complex molecule, to give simple sugar. I have already explained that. The food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. अब क्या कहता है कि जो फूड है वो ब्रोकन डाउन हो गया सिंपल फॉर्म में, उसके बाद वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगा। अब सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद फर्दर फूड का क्या होगा बच्चों? सलाइवा के साथ मिक्स हो गया, उसके बाद फर्दर क्या होगा? अब यहाँ पे जो आपका फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल अब यहाँ से नीचे जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ से फूड पार्टिकल क्या होगा? नीचे जाना शुरू होगा। ठीक, अब जब नीचे जाना शुरू होगा ना, तो यहाँ पे एक मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टॉल्सिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टॉल्सिस। पेरिस्टॉल्सिस। अब आइए देखते हैं कि फूड का मूवमेंट पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टॉल्सिस से कैसे होता है। देखिए कैसे होता है। वास्तव में जो एसोफेगस है ये क्या है? ये मसल्स है, मसल्स का ही बना हुआ है। अब जैसे फूड पार्टिकल यहाँ पे जाएगा बोलस के फॉर्म में, तो ये फूड पार्टिकल क्या होगा? मोटा होगा। तो ऊपर का जो पार्ट होगा ना ये एसोफेगस का, ये क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। और जहां पे फूड पार्टिकल जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिलैक्स। रिलैक्स। इसको आप लोग ऐसे समझिए, जैसे ये पाइप है, ट्यूब है, इसके थ्रू फूड पार्टिकल को जाना है, तो जहां जाना है वहां इसका डायमीटर फैल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जहां चला गया वहां डायमीटर सिकुड़ जाएगा। तो मतलब इस सिकुड़ जाएगा उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन, और जहां फैल जाएगा उसको बोलेंगे रिलैक्सेशन। अब इस फर्दर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो मूवमेंट जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट, एंड दैट पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल इनसाइड गट, इनसाइड एलिमेंट्री कैनाल, इनसाइड डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, दिस इज आल्सो नोन एज पेरिस्टॉल्सिस। आइए इसको और अच्छे से देखते हैं, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, देखिए ये है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फूड पार्टिकल जब आया तो उसके बाद यहाँ आ गया तो क्या हो गया, ये देखिए यहाँ मसल्स है, जो एसोफेगस का मसल है ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ये मसल क्या हुआ यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर गया, और फिर जहां से फूड पार्टिकल जा रहा है वहां रिलैक्स्ड हो जा रहा है। तो यही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन के थ्रू जो वेव जनरेट हो रहा है, जो मूवमेंट जनरेट हो रहा है, उसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टॉल्सिस। क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, ठीक है। आइए फर्दर अब देखते हैं हम इसको, क्लियर है। आइए इसके बारे में बोलता है, it is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. This peristaltic movement occurs all along the gut. अब ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं कि पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट क्या होता है, ये पूरा क्या बताना चाह रहा है, क्लियर है। आगे देखते हैं। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टोमक थ्रू द फूड पाइप। ये जो फूड पाइप अब एक नया टर्म हुआ, फूड पाइप इज नथिंग बट एसोफेगस। फूड पाइप इज नथिंग बट एसोफेगस। ये जो एसोफेगस है ना बाबू, यहाँ से यहाँ तक, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फूड पाइप। क्या बोल रहे हैं, फूड पाइप। तो फूड पाइप इज नथिंग बट एसोफेगस, क्लियर है ना। आइए देखते हैं फर्दर क्या बोलता है। अब आइए द स्टोमक, अब स्टोमक के बारे में बोल रहा है कि स्टोमक क्या है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि स्टोमक क्या है। देखिए यहाँ जो एसोफेगस आया है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, तो एसोफेगस के बाद वाला पार्ट क्या है, डायलेट हो गया है, चौड़ा हो गया है, देखने से ही लग रहा है। एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग ट्यूब बोल रहे हैं, तो ट्यूब फैल गया है, जैसा कि पिक्चर मैंने बनाया था स्टार्टिंग में ही। दिस इज कॉल्ड स्टोमक। अब स्टोमक का मेन काम क्या है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या बोलते हैं, पेट भर गया, यानी खाना स्टोर हमारा कहाँ हो रहा है, स्टोमक में ही हो रहा है ना। तो स्टोमक इज द स्टोरेज हाउस फॉर फूड। यहाँ फूड स्टोर हो जाता है, फिर उसमें फर्दर डाइजेशन होता है, क्लियर है। आइए इसको देख लेते हैं। देखिए, throughout the food pipe, the stomach is a large organ which expand when food enter it. अब इसको स्टोर करना है तो इसको तो एक्सपेंड होना ही होगा ना, कि ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर सके। The muscular wall of the stomach help in mixing the food thoroughly with more digestive juices. आइए अब इसको समझते हैं क्या कर रहा है। यहाँ पे इसका बोलना है कि ये जो स्टोमक का मस्कुलर वाल है, ये जो स्टोमक का वाल आप लोग देख रहे हैं, ये हेल्प करता है, किस चीज में हेल्प करता है, जो फूड पार्टिकल एसोफेगस से होते हुए स्टोमक में आ गया, उसको और ज्यादा डाइजेस्टिव जूसेज को मिक्स करने में हेल्प करता है। अब डाइजेस्टिव जूसेज क्या है, डाइजेस्टिव जूसेज आर सच जूसेज विच हेल्प्स इन द फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल विच इज ऑलरेडी कहाँ आ चुके हैं, स्टोमक में आ चुके हैं, विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द स्टोमक थ्रू एसोफेगस, क्लियर है। अब यहाँ कौन कौन सा डाइजेस्टिव जूस आ सकता है, तो मैं यहाँ पे एक बता रहा हूँ, आप लोग उसको थोड़ा समझ लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले इरेज कर देते हैं, काफी ये हो गया है। आइए इसको देखते हैं। अब आइए देखिए, अब यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये क्या है, ये है स्टोमक, ये क्या है, स्टोमक। अब स्टोमक के लिए जो हम लोग टर्म यूज करते हैं बायो में, वो कौन सा टर्म यूज करते हैं, गैस्ट्रो। क्या यूज करते हैं, गैस्ट्रो, GASTRO, गैस्ट्रो। अब कहीं भी गैस्ट्रो यूज हो ना, आप समझ जाइएगा कि ये स्टोमक के बारे में बात कर रहा है। अब बहुत सारा ग्लैंड है जो स्टोमक के अंदर पाया जाएगा, तो उस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। अब इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो सेक्रेशन होता है, जो जूस डिस्चार्ज होता है, उसी जूस को हम लोग क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं बच्चों, इसलिए क्योंकि स्टोमक को हम लोग बोलते ही हैं गैस्ट्रो, तो इसके अंदर जो ग्लैंड होगा जिससे गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होगा, उसको भी तो हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड ही ना बोलेंगे। और चूंकि ये जूस गैस्ट्रो से सेक्रेट हो रहा है, स्टोमक से सेक्रेट हो रहा है, इसलिए इस जूस को नाम क्या दे दिया गया, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है।
इसके अलावा स्टोमक में और सिक्रेट होता है क्या, HCl। अब यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि सर एक बात बताइए, HCl तो एसिड है, अब एसिड अगर पेट में सिक्रेट होगा तो आदमी मर नहीं जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अब क्या होगा वो समझिए। HCl जब यहाँ पे सिक्रेट होगा तो उस HCl का एसिडिटी जो होगा वो उतना ज्यादा नहीं होगा कि वो उससे ह्यूमन को कुछ नुकसान हो, लेकिन फिर भी नुकसान हो सकता है। अब ये जो यहाँ पे एसिडिक सिक्रेशन हो रहा है ये किस लिए हो रहा है, फूड के डाइजेशन के लिए। अब आप इमेजिन कीजिए कि किसी आदमी को भूख लगा हुआ है, ठीक है, उसको खाना नहीं मिल रहा है, तो पेट में तो HCl का सिक्रेशन शुरू हो जाएगा। अब वो HCl अगर फूड पार्टिकल पे एक्ट नहीं करेगा तो कहाँ एक्ट करेगा, पेट के मसल में एक्ट करेगा ना, मसल्स पे एक्ट करेगा। अब मसल पे एक्ट ना करे, इसीलिए मसल्स के चारों तरफ क्या होता है, लाइनिंग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकस, जो कि प्रोटेक्ट करता है स्टोमक को HCl की एक्टिविटी से। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टोमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रोली विद द मोर डाइजेस्टिव जूसेज, ठीक है, वही जो आपका गैस्ट्रिक जूस था। अब आइए इसको फर्दर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, यहां और क्लियर होगा। द डाइजेशन इन स्टोमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड present in the wall of the stomach. I have already told you. These releases hydrochloric acid. क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। इसी का मैं बात कर रहा था। ये म्यूकस ही हेल्प करेगा, किस चीज में हेल्प करेगा बताइए। जो HCl है ये हमारे पेट के मसल्स को नुकसान नहीं पहुंचाए, स्टोमक को नुकसान नहीं पहुंचाए, इससे कौन बचाएगा, ये म्यूकस बचाएगा। क्लियर है। अब फर्दर क्या होगा, मान लीजिए HCl डिस्चार्ज हो गया, उसको खाना नहीं मिला, ठीक है, म्यूकस तो पेट के प्रोटेक्ट कर लेगा, स्टोमक को प्रोटेक्ट कर लेगा, लेकिन क्या होगा अगर उसको खाना नहीं मिले तो सुनते हैं ना कि गैस बन गया पेट में, इसी कारण से होता है। HCl तो डिस्चार्ज हो रहा है बट उसको तो फूड मिला नहीं, तो कहीं ना कहीं तो एक्ट करेगा ना। अब चूंकि स्टोमक को प्रोटेक्ट किया गया है तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म में ये अल्सर काउज कर सकता है अगर ज्यादा टाइम गैस बने तो। आए बात समझ में, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो आइए यहाँ तक हम लोग क्या देखें, उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, जो भी हम लोग यहाँ तक सीखे। तो खाना कहाँ गया, स्टोमक में गया। स्टोमक के लिए एक स्पेशल टर्म यूज हो रहा है जिसको हम लोग गैस्ट्रो बोल रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो ग्लैंड यहाँ पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और उससे जो जूस सेक्रेट होगा उसको क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक जूस। अब इसके अलावा उसमें क्या क्या होता है, HCl, क्या होगा बच्चों, HCl होगा। HCl का काम क्या है वो मैंने बता दिया। इसके अलावा उसमें एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम भी सेक्रेट होता है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेप्सिन। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको क्या बोल रहे हैं, पेप्सिन। तो अब यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से हम लोग बहुत आराम से बोल सकते हैं कि फूड का डाइजेशन स्टार्ट हुआ बक्कल कैविटी में, और फूड के किस पार्ट का डाइजेशन स्टार्ट हुआ, ओनली कार्बोहाइड्रेट का। एसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। फिर डाइजेशन कहाँ हुआ स्टार्ट, कहाँ हुआ, स्टमक में, और स्टमक में किसका डाइजेशन शुरू हुआ, प्रोटीन का। अब यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा, वो तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका। बट प्रोटीन का डाइजेशन अगर कहाँ स्टार्ट हुआ फर्स्ट टाइम तो क्या बोलेंगे, स्टोमक। और क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास, पेप्सिन है जो कि बायोकैटलिस्ट का काम करता है, किसके लिए, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। तो अभी तक हम लोगों को दो एंजाइम मिल गया, एक तो सैलिवरी एमाइलेज और दूसरा पेप्सिन। क्लियर है। आइए फर्दर देखते हैं। अब HCl क्या करेगा यहाँ, तो HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा स्टोमक के अंदर, किसके लिए, डाइजेशन के लिए। आए बात समझ में। चलिए यहां तक तो हो गया। देखिए ये भी बोल रहा है, बुक भी बोल रहा है, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। तो आइए अब देखते हैं कि नेक्स्ट ये क्या बोलता है, ठीक है। देखिए, we have often heard adults complaining about acidity. Can this be related to what has been discussed above? बोल रहा है कि हम लोग बराबर सुनते हैं कि जो एडल्ट है वो बोलते हैं मेरे पेट में गैस हो गया, एसिडिटी हो गया, तो क्या हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं? तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि एसिडिटी क्या होता है, गैस क्या होता है। आइए फर्दर देखते हैं। The exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle.
विच रिलीज इट इन स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बोल रहा है कि चलिए स्टोमक में तो ये हुआ, अब स्टोमक से फर्दर खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वो किसके थ्रू जाएगा, स्फिंक्टर मसल के थ्रू जाएगा। अब आइए स्फिंक्टर मसल हम लोग समझ लेते हैं कि स्फिंक्टर मसल क्या होता है, इसको समझना थोड़ा जरूरी है। आइए हम लोग समझ लेते हैं कि स्फिंक्टर मसल क्या होता है। देखिए जो भी हमारा मसल होगा, मान लीजिए जैसे ये मसल्स है, ये मसल्स है, ठीक है। तो अब इस मसल्स का कुछ ना कुछ तो डायामीटर होगा, कुछ ना कुछ तो डायामीटर होगा ना मसल्स का। अब स्फिंक्टर मसल का क्या खूबी होता है ना कि ये अपने डायमीटर को अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। आया बात समझ में? डायमीटर को स्फिंक्टर मसल अपने डायमीटर को क्या कर सकता है, जिस हिसाब से फूड आएगा उस हिसाब से अकॉर्डिंगली इसको इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज कर सकता है। क्लियर है? जब फूड का पैसेज ज्यादा हो जाएगा, कहां से बताइए, जब फूड का पैसेज ज्यादा हो जाएगा, जब यहां पे हम लोग देखते हैं, अभी इसको देखते हैं, जब ये फूड का पैसेज ज्यादा हो जाएगा कहां से, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, तो जो यहाँ पे स्फिंक्टर मसल लगा हुआ है जो कि स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को जोड़ रहा है, वो स्फिंक्टर मसल क्या करेगा, अपने डायमीटर को इंक्रीज कर देगा ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड चला जाए, और जैसे ही फूड वहां जाएगा फिर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, स्फिंक्टर मसल रेगुलेट द प्रोसेस। अब वो हर जगह होगा, एसोफेगस में भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, एनल स्फिंक्टर, एनस के पास क्या होगा, एनल, हर जगह होगा जो कि मूवमेंट को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। आइए इसको और अच्छे से मैं बता देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए आप लोगों का स्फिंक्टर मसल के बारे में, ठीक है। देखिए देखिए यही है आपका स्फिंक्टर मसल, देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे, और एसोफेगस में भी स्फिंक्टर मसल है। अब देखिए यहाँ पे फूड को डिस्चार्ज करना है स्टोमक में, तो यहाँ देखिए क्या होगा, ये स्फिंक्टर मसल फैल गया, ये फैल गया, देख रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड जा सके, ठीक है। और अगर नहीं डिस्चार्ज करना होगा तो ये क्या होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आइए देखते हैं फर्दर। होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहां तक हो गया। Small intestine. This is the longest part of the alimentary canal which is fitted into a compact space because of extensive coiling. आइए क्या कह रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। ये बात कर रहा है हम लोगों से किसके बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। किसके बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात कर रहा है। क्या बोल रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है, किसका, एलिमेंट्री कैनाल का, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का या गट का। तो लॉन्गेस्ट पार्ट है, तो फिर ये उतना छोटा जगह में आया कैसे है, तो ये क्वाइल के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, क्वाइल के फॉर्म में है, ऐसे क्वाइल, ठीक है, इसलिए ये आ गया क्योंकि ये क्वाइल्ड फॉर्म में। क्लियर है बच्चों? आइए फर्दर देखते हैं। इसका डायमीटर डिफर करेगा, वो तो आपको पहले ही बता चुके हैं। क्लियर है? द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। ठीक है, अब इसको समझिए। एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होगा ना, ये हर्बीवोर्स में क्या होगा, ज्यादा होगा। हर्बीवोर्स में क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। इसको देख लेते हैं। ये जो लेंथ होगा किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होगा ये ज्यादा होगा, किसमें, हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर्स में। क्योंकि जो ज्यादा लेंथ होगा ये फैसिलिटेट करेगा सेलुलोज के डाइजेशन को, और सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। हम लोग के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, जानवर में होता है। तो वहां पे क्या होना होगा, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन शुड बी ग्रेटर सो दैट इट फैसिलिटेट द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। आए बात समझ? अब आइए, ये जो लेंथ होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये जो लेंथ होगा
स्मॉल इंटेस्टाइन का ये कम होगा, छोटा होगा इन कंपैरिजन टू हर्बीवोर। किसमें? कार्निवोर्स में। किसमें? कार्निवोर्स में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार्निवोर्स तो सेलुलोज नहीं ना खाएंगे। आया बात समझ में ना? ठीक है, मांसाहारी ना है ये, साग सब्जी नहीं खाएंगे। अब सेलुलोज कहाँ से मिलता है? सेलुलोज इज ए प्लांट प्रोडक्ट, तो ये प्लांट से ही ना मिलेगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए फर्दर देखते हैं। देखिए वही बात बोल रहा है, हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. Meat is easier to digest. Hence carnivore like tigers have a shorter small intestine. मतलब क्या समझे हम लोग यहाँ से? शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन है तो मीन्स वो कैसा जानवर होगा? कार्निवोर्स, क्योंकि वो उसी का एडेप्टेशन है। और अगर उसका ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर है, लॉन्गर मीन्स क्या? लेंथ, तो वो फैसिलिटेट करेगा किस चीज के? सेलुलोज को, डाइजेशन को। और सेलुलोज क्या है? सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज का डाइजेशन ह्यूमन में नहीं होता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? आइए फर्दर इसको देखते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अब आइए इसको थोड़ा रिकॉल करते हैं। माउथ से डाइजेशन शुरू हुआ, वहां पे किस चीज का डाइजेशन हुआ? कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद ओसोफेगस, ओसोफेगस एक नली की तरह काम किया, जहां कुछ नहीं हुआ, सिर्फ खाने का ट्रांसफर हो गया। कहां से? बक्कल कैविटी से स्टोमक में। स्टोमक में डाइजेशन शुरू हुआ, किस चीज का डाइजेशन शुरू हुआ? प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हुआ विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंजाइम एंड द एनवायरनमेंट इज मेड बाय HCl एंड गैस्ट्रिक जूस। क्लियर है? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में तीनों का डाइजेशन शुरू हो जाता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। आया बात समझ में? अब इट रिसीव्स द सेक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पेंक्रियाज। अब क्या होता है? लीवर और पेंक्रियाज से सेक्रेशन आता है। कहां पे लीवर और पेंक्रियाज से सेक्रेशन आता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पेंक्रियाज से सेक्रेशन आता है। लीवर से जो सेक्रेशन आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइल जूस। क्या बोलते हैं? बाइल जूस। द सेक्रेशन विच कम्स फ्रॉम द लीवर into a small intestine is known as bile juice. क्लियर है? आइए, और इसी ऐसे ही जो सेक्रेशन अगर आएगा पेंक्रियाज से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये तो बाइल जूस बोल दिए। और जो सेक्रेशन आएगा कहां से? पेंक्रियाज से। ठीक है बच्चों, जो सेक्रेशन आएगा पेंक्रियाज से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैंक्रिएटिक जूस। क्या बोलेंगे? पैंक्रिएटिक जूस। ठीक है? अब देखिए, अब ये जो बाइल जूस है इसका क्या काम है? इंपॉर्टेंट काम है, यहां से क्वेश्चन बनता है तो आप लोग समझ लीजिए। बाइल जूस का काम क्या है? तो बाइल जूस का काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट को क्या करना? इमल्सिफाइड करना। इसका काम क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, यानी बाइल जूस करता क्या है? तो फैट को इमल्सिफाइड करता है। व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफाइड? इमल्सिफाइड से आप क्या समझते हैं? इमल्सिफिकेशन से क्या समझते हैं वो आप देख लीजिए। ठीक है, ये फैटी फैट है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये फैट को क्या करता है? इमल्सिफाइड करता है। एक्चुअली जो फैट मॉलिक्यूल्स होता है ना, ये लार्ज ग्लोब्यूल के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, इनको स्मॉल ग्लोब्यूलर फॉर्म में तोड़ा जाए ताकि इनमें लाइपेज का एक्टिविटी हो सके। अब लाइपेज क्या है? तो जैसे हम लोग देख रहे थे ना, सेलेवरी एमाइलेज क्या था? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। पेप्सिन क्या था? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। उसी तरह लाइपेज क्या है? फैट डाइजेस्टिव एंजाइम। तो वो कब काम करेगा? जब बाइल जूस के एक्शन के थ्रू फैट इमल्सिफाइड हो जाए। मींस जो लार्ज ग्लोब्यूल ऑफ फैट्स हैं वो क्या हो जाए? स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज हो जाए। दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्लियर है? आइए अब फर्दर देखते हैं इसको। The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzyme to act. अब pancreatic enzyme जो होगा वो कैसे environment में काम करता है? Alkaline environment में। क्लियर है? Bile juice from the liver accomplishes this in addition to acting on fats. Fats are present in the intestine in the form of large globules. आप डिस्कस कर चुके, which makes it difficult for enzyme to act on them. Bile salts break them down into small globules. यही हुआ, इसी को बोलते हैं क्या?
इमल्सिफिकेशन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि छोटा हो जाएगा तो एंजाइम उसमें काफी इफिशिएंट फॉर्म में एक्ट कर पाएगा। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप, बट हियर इमल्सिफाइंग एक्शन ऑन फैट, नॉट ऑन सोप। क्लियर है? द पेंक्रियाज सेक्रेट पेंक्रियाटिक जूस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, व्हिच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन। अब ये इंपॉर्टेंट है, पेट में क्या था? पेप्सिन था जो प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा था। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में क्या आ गया? ट्रिप्सिन आ गया, इसका भी वही काम है, क्या? प्रोटीन का डाइजेशन। एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स। अब ये कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जिस तरह हम लोग का स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड था, उसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में भी क्या होता है? ग्लैंड होता है, ठीक है। और ये क्या सेक्रेट करेगा? तो हम लोग पेट को क्या बोले थे? गैस्ट्रो। तो वहां से हम लोग क्या सेक्रेट कर रहे थे? गैस्ट्रिक जूस। तो उसी तरह इंटेस्टाइन से क्या सेक्रेट होगा? आप लोग दिमाग लगाइए, क्या होना चाहिए? इंटेस्टाइनल जूस। क्लियर है? द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, complex carbohydrate into glucose and fat into fatty acid and glycerol। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग काफी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आइए इसको हम बता देते हैं। ध्यान से देखिए इसको, हम आप लोगों को पहले ही बताए हैं। क्या बताए हैं पहले? सबसे पहले डाइजेशन। डाइजेशन का परिभाषा क्या दिए थे? कन्वर्सन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल इनटू ए स्मॉलर वन इज नोन एज डाइजेशन। अब हम तो शुरू में ही बताया ना कि हम लोग कुछ भी खाएं सिर्फ 5 आइटम ही होगा: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। तो विटामिन एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड एज सच जस्ट लाइक वाटर, इट इज इजियर टू एब्जॉर्ब। तो उनका डाइजेशन उतना कुछ होना नहीं है, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं सीधे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट, प्रोटीन मेनली इन्हीं को डाइजेस्ट होना है, इन्हीं को मतलब जो लार्जर पार्टिकल है उनको स्मॉलर में तोड़ना है। अब मेरा ये कहना है कि हमारे पास क्या था? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमारे पास क्या था? पॉलीसेकेराइड, स्टार्च। अब जब ये डाइजेस्ट होगा, इस पे एंजाइम काम करेगा, तो ये ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होकर क्या हो जाएगा? ये स्मॉलर में टूटेगा। तो जब ये स्मॉलर में टूटेगा तो फाइनली जब ये फुल्ली डाइजेस्ट हो जाएगा तो किस चीज में टूट जाएगा बच्चों? ग्लूकोज में। किस चीज में? ग्लूकोज में। और सिंपल बोले और अच्छा बोले तो ये टूट जाएगा मोनोसेकेराइड में। क्या हो जाएगा? मोनोसेकेराइड में। अब ये जो है बताया था ना मैंने कि क्या 3 प्रोसेस बताया था ना, याद है ना आप लोगों को? सबसे पहले क्या होगा? डाइजेशन। जब डाइजेस्ट हो जाएगा पूरी तरह तो फिर उसके बाद बॉडी में उसका क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के बाद फिर फर्दर क्या होगा बच्चों? एसिमिलेशन। क्या होगा? एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन, क्लियर है? एसिमिलेशन। अब यहां समझिए, अब चूंकि कार्बोहाइड्रेट टूट गया ग्लूकोज में, अब इससे छोटा वो नहीं टूट सकता, तो फर्दर ग्लूकोज का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कोई भी धावक होता है या फिर किसी को शरीर में कमजोरी होता है तो बोला जाता है सीधे ग्लूकोज दे दो। मुंह से ले रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको ड्रिप लगा के ग्लूकोज चढ़ा दो। होता है ना, ऐसा चलता है ना। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी इज एज सच। व्हाई? बिकॉज इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसको और छोटा में नहीं तोड़ सकते हैं, मोनोसेकेराइड है। आ रहा है बात समझ में? क्लियर है? तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, चाहे वो स्टार्च हो, चाहे डाइसेकेराइड हो, चाहे ओलिगोसेकेराइड हो, चाहे शुगर हो, सब फाइनली ब्रेक डाउन होकर किस चीज में बनेगा? ग्लूकोज में टूटेगा। ग्लूकोज। अब इसी तरह तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि सर ठीक है, आपने इसका डाइजेशन कराया कार्बोहाइड्रेट का और इसको ग्लूकोज में तोड़ दिया, तो फिर आप हमको ये बताइए कि अगर प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो क्या होगा? तो प्रोटीन में जब एंजाइम काम करेगा, कौन एंजाइम काम करेगा? पेप्सिन काम करेगा। कहां काम करेगा? पेप्सिन स्टोमक में काम करेगा, ठीक है। स्टोमक में काम करेगा। उसी तरह ट्रिप्सिन काम करेगा। ट्रिप्सिन कहां काम करेगा बच्चों? बताइए। स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करेगा। ये फाइनली प्रोटीन को किस चीज में तोड़ेंगे? अमीनो एसिड में। क्या? अमीनो एसिड्स में। और दिस अमीनो एसिड्स
गेट एब्जॉर्ब्ड इन आवर बॉडी। उसके बाद ये अमीनो एसिड का क्या हो जाएगा, फर्दर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा बॉडी में। क्लियर है। अब आइए, अब क्या बच गया हमारे पास, अब हमारे पास बच गया फैट। क्या बच गया बाबू, अब हमारे पास बच गया फैट। क्या बच गया, फैट। तो फैट पे तो पहले बाइल सॉल्ट एक्ट करेंगे। क्या एक्ट करेगा, बाइल सॉल्ट। और ये बाइल सॉल्ट कहां से आया है, तो बाइल जूस से ही ना आया है, बाइल जूस से आया है। तो ये क्या हो जाएगा, फैट इमल्सिफाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इमल्सिफाइड फैट हो जाएगा, इमल्सिफाइड फैट। ठीक है, मतलब क्या, जो लार्ज ग्लोब्यूल ऑफ फैट था वो स्मॉलर ग्लोब्यूल में चेंज हो गया विद द एक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट व्हिच इज प्रेजेंट इन द बाइल जूस। और ये बाइल जूस कहां से आया, थोड़ा बता देते हैं, अच्छा चीज है, आप लोग को जानना चाहिए। आइए इसको देखते हैं, ये बाइल जूस कहां से आया, ये बाइल जूस कहां से आया बच्चों, तो ये बाइल जूस आया लीवर से। कहां से आया, लीवर से। अब कैसे आया, एक्चुअली क्या होता है, हम लोग के बॉडी में एक ऑर्गन है जिसको हम लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर। हिंदी में पीत की थैली आप लोग नाम सुने होंगे, गॉल ब्लैडर। अब लीवर से जो बाइल जूस डिस्चार्ज होता है, ये बाइल जूस स्टोर्ड हो जाता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में। और उसके बाद जितना ज्यादा हम लोग फैटी सब्सटेंस खाएंगे, ये स्टोर्ड बाइल जूस गॉल ब्लैडर से रिलीज होगा और रिलीज होकर फैट पे काम करते रहेगा। आप लोग सुने होंगे ना, किसी आदमी के पित्त की थैली में क्या हो गया, स्टोन हो गया, यानी गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया। तो क्या किया, उसके गॉल ब्लैडर को ही निकाल दिया गया। उसके बाद डॉक्टर क्या बोलता है कि अब आप ज्यादा तेल मसाला वाला चीज नहीं खाइएगा, क्योंकि अब जो उसके फैट का डाइजेशन होगा वो कैसे होगा, अब सीधे लीवर से जो आपका बाइल जूस सेक्रेट होगा, ये सीधे कहां जाएगा, फैट पे। अब स्टोर होने का तो कोई जगह ही नहीं है, तो जब वो खाएगा तभी तो सेक्रेशन उसी समय होगा, स्टोर होकर रहेगा ही नहीं। इसीलिए तेल मसाला परहेज करने के लिए डॉक्टर बोलता है, अगर गॉल ब्लैडर निकल गया तो। क्लियर हो गया। अब आइए इसको हम लोग फर्दर देख लेते हैं, इरेज करते हैं। तो हम लोग कहाँ थे, मैं आपको बता रहा था फैट के बारे में। तो हम लोग कहाँ पहुंच चुके थे, इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट। तो अब इस इमल्सिफाइड फैट पे क्या हो रहा था, तो इस इमल्सिफाइड फैट पे काम कर रहा था एंजाइम, जिसको हम लोग बोल देते, क्या बोल रहे थे, लाइपेज, LIPASE, लाइपेज। अब इसको लिपिड भी बोल सकते हैं, फैट और लिपिड लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, हायर क्लास में हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। ये फर्दर अब जब इमल्सिफाइड, ये किस चीज में टूटेगा, ये टूटता है फैटी एसिड। किस चीज में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है फैट का। ठीक है, फैटी एसिड तो आप लोग जान रहे हैं ना, COH यहाँ पे होगा, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, और ग्लिसरॉल क्या है, अल्कोहल है। ग्लिसरॉल क्या है, अल्कोहल। तो अब डाइजेशन हो गया, तो डाइजेशन में हम लोग क्या सीखे कि कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन हो जाएगा तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो इजीली अवेलेबल है, जो हम सब जानते हैं, वो क्या है, ग्लूकोज। क्लियर। उसी तरह प्रोटीन का जब फर्दर डाइजेशन हो जाएगा फुल्ली तरह, तो प्रोटीन किस चीज में चेंज हो जाएगा, अमीनो एसिड में। जस्ट लाइक अगर फैट का डाइजेशन हो जाएगा आफ्टर इमल्सिफिकेशन, तो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइपेज फैट किस चीज में चेंज हो जाएगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग फर्दर देखते हैं क्या बोलता है। ठीक है, अब आइए, अब यहां पे बोलता है द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। क्लियर हो गया। complex carbohydrate into simplest monosaccharide, that is glucose, and fats into fatty acids and glycerol. आगे समझ। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब इसका क्या मतलब है, डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। इसका मतलब हुआ कि डाइजेस्टेड फूड पूरी तरह डाइजेस्ट कहाँ हो रहा है, इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन के वॉल में ही उनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, टेकन अप। ये टेकन अप मीन्स एब्जॉर्प्शन। आइए फर्दर देखते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई which increases the surface area for absorption। अब आइए ये क्या कर रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, ये कह रहा है कि जो अब यहां से तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा बाबू, क्या क्लियर हो गया कि एब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है, इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है। तो हम तो क्या चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो।
तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन कब होगा? जब सरफेस एरिया ज्यादा हो। तो इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए क्या होता है ना, वहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। इस टाइप का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पे इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा। अब जब इस तरह का प्रोजेक्शन रहेगा तो अगर हम सरफेस एरिया का बात करें तो सिर्फ इस एरिया में, सिर्फ इतना दूर में ये कितना सा हम लोग के पास सरफेस एरिया आ गया, इतना बड़ा सरफेस एरिया आ गया। अगर इसको बड़ा करें इस पूरे को तो ये तो इतना बड़ा हो जाएगा ना। टू फैसिलिटेट द मैक्सिमम एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल आफ्टर डाइजेशन, villi is found in the small intestine. What is villi? Villi is the finger-like projection found in the intestine which increases the surface area for absorption. क्यों करता है? क्योंकि फूड फुल्ली डाइजेस्ट कहाँ हो रहा है? इंटेस्टाइन में हो रहा है ना, तो उसको एब्जॉर्ब वही होना होगा ना। तो इट इज टाइप ऑफ एडेप्टेशन विच फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन। क्लियर है बच्चों? आइए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए, the villi are richly supplied with the blood vessels which take the absorbed food up to each and every cell of the body. अब यहाँ जो फूड एब्जॉर्ब हुआ वो पूरे बॉडी में से के हर एक सेल में जाएगा। Where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and the repair of old tissues. ठीक है। उसके बाद जो अनएब्जॉर्ब फूड पार्टिकल रहेगा, जो एक्सक्रीटर रहेगा, वो क्या हो जाएगा? वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट हो जाएगा। किसके थ्रू एक्सक्रीट होगा? एनस के थ्रू। और यहाँ भी एक स्फिंक्टर होगा जिसको हम लोग बोलेंगे एनल स्फिंक्टर। आई होप कि समझ में आया होगा आप लोग को। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।